गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है तुम सबका मेरे इस YouTube चैनल केमिस्ट्री गुरु में। मैं रमेश कुमार त्रिपाठी रतन सेन इंटर कॉलेज बांसी सिद्धार्थनगर से तुम लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ नए नए वीडियोस क्लास 11th के रसायन विज्ञान विषय पर, जिसमें मैं अभी फ़िलहाल जो ये वीडियो सीरीज़ चला रहा हूँ वो है रासायनिक साम्यावस्था नामक चैप्टर पर। जो बच्चे यूपी बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए हिंदी मीडियम में मैंने ये वीडियो बनाने की कोशिश की है। तो इसमें मैंने पिछले अपने वीडियो में तुमको एक इंट्रोडक्शन दिया था कि रासायनिक साम्यावस्था होती क्या है, एक्चुअली इक्विलिब्रियम क्या है। आज मैं उसी चीज़ को थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। यहाँ पर कुछ एक पॉइंट आज मैं डिस्कस करूँगा, जिसमें सबसे पहला पॉइंट होगा किसी अभिक्रिया का वेग, दूसरा पॉइंट होगा द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम, एक है लॉ ऑफ मास एक्शन, द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट होगा किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया की साम्यावस्था का पर उसके साम्य स्थिरांक को कैसे निकालते हैं, इस पर हम डिस्कस करेंगे। और चौथा पॉइंट होगा इस साम्य स्थिरांक पर तमाम कारकों के क्या प्रभाव पड़ते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना कोई समय गंवाए। सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ उत्क्रमण, जो तुम्हारे अभिक्रिया का वेग है, किसी भी अभिक्रिया का वेग, चाहे वो उत्क्रमणीय हो या अनुत्क्रमणीय। हम फिलहाल बात कर रहे हैं अभिक्रिया के वेग की। अभिक्रिया का वेग, तो बच्चों एक बात अच्छी तरह से जान लो, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें जिस पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम अभिकारक कहते हैं, उस अभिकारक की सांद्रता में लगातार कमी होती है। एक हमने एग्जाम्पल पिछले एक वीडियो में लिया था, जिसमें हमने बताया था कि एक पात्र में अगर हमने 100 अणु ए पदार्थ के ले लिए और रिएक्शन शुरू कर दिया, तो जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे ए पदार्थ के अणुओं की संख्या कम होती चली जाएगी, क्योंकि ए पदार्थ के अणु आपस में टकरा के वो उत्पाद बी पदार्थ में बदलते जाएंगे। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाह रहा हूँ कि किसी भी पदार्थ की जो रिएक्शन होती है, जब कोई पदार्थ रिएक्शन करता है तो उसकी सांद्रता में लगातार कमी होती चली जाती है, और अभिक्रिया का जो वेग होता है इसी सांद्रता के परिवर्तन को बताता है। मतलब कि एक सेकंड में या एक मिनट में या एक घंटे में या एक दिन में, मतलब समय की एक निश्चित इकाई में कितनी सांद्रता में कमी आ गई, इस बात को बताने के लिए जिस इकाई का इस्तेमाल करते हैं उसे हम कहते हैं अभिक्रिया का वेग। जैसे एक पात्र है, एक बर्तन है, वहाँ पर 5 मोल प्रति लीटर के हिसाब से अगर गैस भरी हुई है और रिएक्शन उसके अंदर हो रहा है, अभिकारक 5 मोल प्रति लीटर है। 5 मिनट बाद आपने देखा कि 5 मोल से घट के वो 4 मोल रह गया, 4 मोल प्रति लीटर सांद्रता हो गई। तो हम कहेंगे कि 1 मोल प्रति लीटर, 5 में से 4 गया, 1 मोल प्रति लीटर सांद्रता में कमी आ गई। कितनी देर में? 5 मिनट में। तो जो हमारी जो अभिक्रिया का हमारा वेग होगा वो 1 मोल प्रति लीटर बटे 5 मिनट। तो इकाई क्या होगी? हमने यहाँ इकाई ली है मोल प्रति लीटर, और इसकी इकाई क्या ली है? मिनट। तो ये हुआ मिनट। यानी कि अगर 5 मिनट में 1 मोल खत्म हुए तो हमारा अभिक्रिया का वेग 1/5 कहलाएगा। इसी प्रकार से अगर किसी पदार्थ की अभिक्रिया हो रही है, ए पदार्थ रिएक्शन कर रहा है, कुछ भी बना रहा है, और हमारे पास अगर शुरुआत में 100 मोल थे, हमने आधे घंटे बाद देखा, 30 मिनट बाद हमने देखा कि इसमें 80 मोल बचे। 30 मिनट बाद 100 मोल में से 20 मोल खत्म हो गए, 80 मोल बचे। तो जो हमारी सांद्रता में हुई कमी 100 माइनस 80 बराबर 20, और लगा समय 30 मिनट। तो इसको हम काटते हैं, यह आएगा हमारा 2/3। इकाई क्या होगी?
सांद्रता क्या थी, मोल प्रति लीटर प्रति मिनट। ठीक है, इसे हम अभिक्रिया का वेग कहेंगे। यानी कि किसी अभिक्रिया के वेग को बताने के लिए एक निश्चित समय में सांद्रता में हुई कमी का पता लगाना जरूरी है। तो इसलिए अभिक्रिया के वेग को प्रदर्शित करते हैं हम लोग dx अपान dt से प्रदर्शित करते हैं, जहां dx अभिकारक की सांद्रता में हुई कमी और dt उस कमी को होने में लगा समय है। क्लियर है? फिर बोल रहा हूं, नोट करना, जहां dx अभिकारक की सांद्रता में हुई कमी और dt उस कमी को होने में लगा समय है। ठीक, यहां पर दो बातें हैं। एक, जब कोई अभिक्रिया हो रही होती है तो A पदार्थ रिएक्शन करके B पदार्थ बना रहा होता है, तो A पदार्थ की सांद्रता में लगातार कमी हो रही होती है, लेकिन B पदार्थ की सांद्रता में लगातार बढ़ोतरी, क्योंकि B बन रहा होता है तो धीरे धीरे करके B की मात्रा बढ़ रही होती है, तो B पदार्थ की सांद्रता में बढ़ोतरी हो रही होती है। ये मैंने जो अभिक्रिया का वेग परिभाषित किया है वो A पदार्थ को लेकर किया है, लेकिन अगर हम B पदार्थ को लेकर यानी उत्पाद को लेकर अभिक्रिया का वेग परिभाषित करें तो वहां क्या हो रहा होगा कि उत्पाद की सांद्रता में लगातार बढ़ोतरी हो रही होगी, और जब उत्पाद की सांद्रता में लगातार बढ़ोतरी हो रही होगी तो हम ये कह सकते हैं कि एकांक समय, हम B पदार्थ की भाषा में बात कर रहे हैं, उसके अर्थ में बात कर रहे हैं, एकांक समय में किसी उत्पाद की सांद्रता में हुई बढ़ोतरी उस अभिक्रिया का वेग कहलाती है। ठीक, यह बात क्लियर हो गई? तो ये तो था अभिक्रिया का वेग। अब हम बात करते हैं अभिक्रिया का वेग निर्भर किस पर करता है। तो बच्चों, अभिक्रिया का जो वेग होता है वो अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करेगा। हमने आपको कल बताया था अपने लास्ट लेक्चर में कि जब किसी हम पात्र में, लेट अस सपोज एक पात्र में हमने यहां पर किसी पदार्थ को रख दिया, किसी पदार्थ के तमाम सारे गैसीय अणु हैं यहां पर रिएक्शन कर रहे हैं, ये अणु लगातार रिएक्शन कर रहे हैं। रिएक्शन का मतलब क्या, ये बताया था आपको कि ये अणु आपस में टकराते हैं, और जितना ज्यादा टकराएंगे उतना ज्यादा उत्पाद बनने की संभावना बढ़ेगी। तो ये जैसे शुरुआत में रिएक्शन, इसमें 1000 अणु भरे हुए हैं, तो शुरुआत में तो काफी ज्यादा टक्कर होने की संभावना है, लेकिन कुछ अणु जब खत्म हो गए, मान लिया बीच बीच के अणु खत्म हो गए, तो ऐसे में अणुओं की संख्या कम हो गई, और जब अणुओं की संख्या कम हो गई तो रिएक्शन होने की दर कम हो जाएगी, क्योंकि उनकी टकराने की संभावना कम हो जाएगी। तो इसलिए यह कहा जाता है कि अभिक्रिया का जो वेग होता है वो समय के साथ साथ कम होता चला जाता है। मतलब अभिक्रिया का वेग जो है दरअसल डिपेंड किस पे करता है, जो निर्भर करता है वो निर्भर करता है सांद्रता पर। इसीलिए हम लोग लिखते हैं कि अभिक्रिया का वेग dx अपान dt इज प्रोपोर्शनल टू अभिकारक की सांद्रता। इसको सांद्रता को व्यक्त करने के लिए ये बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं, इसका मतलब है अभिकारक की सांद्रता। यहाँ पर A लिखा है तो A पदार्थ की सांद्रता। सांद्रता का मतलब है मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर। इसको सक्रिय द्रव्यमान भी कहते हैं, अंग्रेजी में एक्टिव मास भी कहते हैं। इसको पढ़ते हैं हम लोग एक्टिव मास ऑफ A, A का सक्रिय द्रव्यमान लिखते हैं बड़े ब्रैकेट में, मतलब है इसका सांद्रता। तो अभिक्रिया का वेग dx अपान dt इज प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ A। यहां बता दें कि dx अपान dt को अगर हम बराबर लगाएंगे तो एक नियतांक k आ जाता है, k। इसी नियतांक को हम अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कहते हैं, वेग स्थिरांक। वेग स्थिरांक ये अलग अलग अभिक्रियाओं में अलग अलग होता है, लेकिन एक अभिक्रिया के लिए इसका मान स्थिर रहता है। ये सांद्रता पर जैसे सांद्रता घटाएंगे बढ़ाएंगे, लेकिन K के मान में परिवर्तन नहीं होता किसी एक अभिक्रिया के लिए। हाँ, अलग अलग अभिक्रियाओं के लिए K का मान अलग अलग होता है। तो खैर, मैं ये बात कह रहा था, ये हो गया वेग स्थिरांक। इज इट क्लियर? अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती का मतलब अभिकारक की सांद्रता बढ़ाएंगे तो वेग बढ़ेगा, सांद्रता घटाएंगे तो वेग घटेगा। अगर हम बराबर करते हैं तो एक हमारा वेग स्थिरांक आ गया।
यहां तक बात क्लियर। अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक k अभी हमने निकाला, उस k का मान बढ़ता है किसी अभिक्रिया में अगर हम उस अभिक्रिया का ताप बढ़ा दें। ध्यान देना, k का मान, अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मान ताप बढ़ाने पर बढ़ता है या उत्प्रेरक डालने पर k का मान बढ़ता है, लेकिन अभिकारक की सांद्रता या दाब दोनों पर अभिक्रिया का मान प्रभावित नहीं होता। सांद्रता या दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का मान परिवर्तित नहीं होता। तो ये था वेग स्थिरांक के बारे में। अब मैं उठा रहा हूं द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम, लॉ ऑफ मास एक्शन। द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम। द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम, इसके बारे में बताएं। यह कहता है कि यदि कोई अभिक्रिया हो रही है, लेट अस सपोज एक रिएक्शन है, A + B गिव्स आउट C + D, तो यह द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम कहता है किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी पदार्थ की क्रिया करने की दर, किसी पदार्थ की क्रिया करने की दर उसके सक्रिय द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी dx/dt, हम A पदार्थ की बात कर रहे हैं, A पदार्थ की क्रिया करने की दर A पदार्थ के सक्रिय द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होती है। लेकिन अगर हम बात करें B पदार्थ की, तो B पदार्थ की क्रिया करने की दर dx/dt ये जो है ये अनुक्रमानुपाती होगी B पदार्थ के। ठीक है, अब एक सेंटेंस हो गया, किसी पदार्थ की क्रिया करने की दर उस पदार्थ के सक्रिय द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होती है। दूसरी बात ये कहते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर, यानी पूरी अभिक्रिया की बात करें, किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर, हम कहें कि रिएक्शन कितनी तेज हो रहा है, तो रासायनिक अभिक्रिया की दर उसमें उपस्थित अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होती है। मतलब A पदार्थ का सक्रिय द्रव्यमान गुणे B पदार्थ का सक्रिय द्रव्यमान अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होती है। ठीक है, यहां पर एक छोटी सी बात कर दे, बहुत सारे ऐसे हमारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिनमें आगे कुछ ना कुछ संख्याएं लिखी रहती हैं जिनको हम मोल्स कहते हैं। अभिकारक के मोल्स कहीं पर 1 हैं, कहीं 2 हैं, कहीं 3 हैं, ऐसे करके होता है। लेट अस सपोज अगर यहां पर अभिकारक के A मोल लिखे हैं और यहां अभिकारक के B मोल लिखे हैं, मान लिया जैसे रिएक्शन है हमारा एग्जाम्पल के तौर पर N2 + 3H2। ठीक है, जैसे यहां रिएक्शन लिखा हमने N2 + 3H2 गिव्स आउट 2NH3। ठीक, तो यहां क्या है बच्चों कि यहां ये जो आगे मोलों की संख्या लिखी हुई है, अगर किसी समीकरण में ऐसे मोलों की संख्या लिखी हो तो जो है हमारा अभिक्रिया का जो वेग होता है वो अभिकारक की सांद्रता के उसी घात पर, जैसे A लिखा है तो यहां पर हम टू दी पावर A लगा देंगे और यहां B लिखा है तो यहां पर हम पावर B लगा देंगे। मतलब उचित घातांक पर जिस संतुलित समीकरण में जो पावर लगी है उसी पावर को हम लगा देंगे तो हमारा अभिक्रिया का वेग निर्धारित हो जाएगा। dx/dt इज प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ A टू दी पावर A और इनटू एक्टिव मास ऑफ B टू दी पावर B। क्लियर? ये था द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम। फिर क्लियर कर दूं, यहां जो स्मॉल a और स्मॉल b है वो दरअसल अभिकारक A के मोलों की संख्या और अभिकारक B के मोलों की संख्या है। जैसे इस रिएक्शन की अगर हम बात करें एग्जाम्पल के तौर पर, तो इस रिएक्शन में हम अभिक्रिया का वेग जो लिखेंगे वो लिखेंगे dx/dt इज प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ नाइट्रोजन इनटू गुणे एक्टिव मास ऑफ हाइड्रोजन की पावर 3। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर क्या है, 3 मोल है। यहां हाइड्रोजन के 3 और नाइट्रोजन का 1 मोल है। इज इट क्लियर? तो ये तो था
द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम। इसमें हमने एक शब्द इस्तेमाल किया, सक्रिय द्रव्यमान, एक्टिव मास। हमने हर का अभिकारक का एक्टिव मास, तो ये सक्रिय द्रव्यमान क्या है इसको भी देखते हैं। हाँ, तो ये जो सक्रिय द्रव्यमान है ये अभिकारक की मोल प्रति लीटर सांद्रता को कहते हैं। ज़्यादातर तुम्हारे यहाँ इंटरमीडिएट में गैसीय रिएक्शंस हैं, गैसियस रिएक्शंस ही हैं, इसलिए यहाँ पर हम इंटरमीडिएट की भाषा में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो सक्रिय द्रव्यमान का इस्तेमाल किया जाएगा उसका मतलब है मोल प्रति लीटर सांद्रता, मतलब 1 लीटर के पात्र में किसी गैस के कितने मोल उपस्थित हैं। तो यहाँ लिख दीजिए कि सक्रिय द्रव्यमान बराबर सक्रिय द्रव्यमान बराबर मोल प्रति लीटर सांद्रता, मोल प्रति लीटर सांद्रता। और मोल प्रति लीटर, मोल को हम केमिस्ट्री में स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं, इसलिए और आयतन को हम लीटर को v से प्रदर्शित करते हैं, तो ये हो जाएगा n/v, जहां n मोल है और मोल क्या होता है, किसी पदार्थ की ग्राम में मात्रा बटे उसका अणुभार, किसी पदार्थ की ग्राम में मात्रा W बटे उसका अणुभार m, और यहाँ आयतन v है, यानी हम कह सकते हैं W बटे mv, जहाँ W पदार्थ की ग्राम में मात्रा है, स्मॉल m पदार्थ की, ये W पदार्थ की ग्राम में मात्रा है, ये स्मॉल m अणुभार है, और ये v पात्र का आयतन है, उस डिब्बे का आयतन है जिसमें इस पदार्थ को लिया गया, गैस है अगर तो उस को लिया गया है, तो ये हो गया उसका क्या, सक्रिय द्रव्यमान। मान लिया किसी पदार्थ A का सक्रिय द्रव्यमान हमको निकालना है, तो हम ऐसे निकालेंगे। क्लियर है, वेरी क्लियर। तो ये हो गया तुम्हारा एक नेक्स्ट पॉइंट। अब आइए इस द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम को हम लगाने जा रहे हैं किसी हमारी उत्क्रमणीय अभिक्रिया पर, रिवर्सिबल रिएक्शन पर। ठीक, तो जरा इसको देखते हैं। हाँ, यहां देखो ध्यान से, कोई रिएक्शन हो रही है जहां पर A पदार्थ B पदार्थ से क्रिया करके C पदार्थ और D पदार्थ बना रहा है। हमने माना शुरुआत में रिएक्शन शुरू हुआ, जब रिएक्शन शुरू हुआ होगा तो उस समय A पदार्थ की सांद्रता बहुत ज्यादा रही होगी, B पदार्थ की सांद्रता बहुत ज्यादा रहेगी, उस समय C और D नहीं रहा होगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये रिएक्शन तो लगभग ना के बराबर थी और ये रिएक्शन बहुत तेजी से हो रही थी, उस समय इस अभिक्रिया का वेग बहुत ज्यादा रहा होगा। तो अगर हम यहां लिखें कि अग्र अभिक्रिया का वेग, अग्र अभिक्रिया का वेग RF, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, अग्र अभिक्रिया वेग, RF की बात करें तो RF अनुक्रमानुपाती होगा एक्टिव मास ऑफ A इंटू एक्टिव मास ऑफ B। हमेशा अभिकारक की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है, अभी द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम के अनुसार से हमने देखा। तो ये RF जो है एक्टिव मास ऑफ A इंटू एक्टिव मास ऑफ B के अनुक्रमानुपाती रहा होगा। अगर हम इस अनुक्रमानुपाती का साइन हटा दें तो RF बराबर एक नियतांक K1 आ जाएगा। K1 कहें, KF कहें, कुछ भी कहें, मान लिया यहाँ पे हमने RF लिखा है तो चलो KF लिख देते, KF इंटू एक्टिव मास ऑफ A इंटू एक्टिव मास ऑफ B। ये तो बात थी किसकी, अग्र अभिक्रिया के लिए। अब अगर हम विपरीत अभिक्रिया, ये जो एक अभिक्रिया विपरीत यानी C और D मिलकर A और B भी बना रहे हैं, तो इसको हम विपरीत अभिक्रिया कह रहे हैं। तो विपरीत अभिक्रिया के लिए RB, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ये प्रोपोर्शनल होगा किसके, एक्टिव मास ऑफ C इंटू एक्टिव मास ऑफ D। ये क्योंकि इस अभिक्रिया के लिए ये दोनों पदार्थ अभिकारक के तौर पर काम कर रहे होंगे, तो यहां पे हम कहेंगे RB बराबर होगा KB, यहां पे हमने KF लिखा था, यहां हम KB क्योंकि बैकवर्ड रिएक्शन है, एक्टिव मास ऑफ C इंटू एक्टिव मास ऑफ D। ये एक नियतांक आ जाएगा जिसको वेग स्थिरांक कभी हमने परिभाषित किया था। तो ये हो गया अग्र अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, ये हो गया विपरीत अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, ये दोनों हो गए। अच्छा, जब साम्यावस्था आ गई, मैंने कल डिस्कस किया था, साम्यावस्था पर क्या होता है, साम्यावस्था पर अग्र अभिक्रिया और विपरीत अभिक्रिया का वेग बिल्कुल बराबर हो जाता है, यानी कि जिस स्पीड से अग्र अभिक्रिया हो रही होती है उसी स्पीड से विपरीत अभिक्रिया भी हो रही होती है। तो यहां पर साम्यावस्था पर चूंकि अग्र अभिक्रिया का वेग बराबर
विपरीत अभिक्रिया का वेग, तो यानी ये बराबर इसके, तो हम कह सकते हैं कि KF गुणे एक्टिव मास ऑफ A इंटू एक्टिव मास ऑफ B बराबर होगा KB गुणे एक्टिव मास ऑफ C इंटू एक्टिव मास ऑफ D। ठीक है, ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से के बराबर होगा। ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ये रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ये दोनों बराबर होंगे। अब हम इस KB को अगर इधर ले आए तो हो जाएगा KF बटे KB बराबर, और इसको हम यहाँ से उठाएं तो एक्टिव मास ऑफ C इंटू एक्टिव मास ऑफ D ये ऊपर है, और ये वाला हिस्सा इस बराबर के इधर ले जा रहे हैं, तो एक्टिव मास ऑफ A इंटू एक्टिव मास ऑफ B। ठीक, तो ये बन के आ जाएगा KF बटे KB। अब चूंकि KF और KB एक नियतांक है, KF एक कांस्टेंट है, KB भी एक कांस्टेंट है, तो ऐसी कंडीशन में KF बटे जो KB है वो भी एक कांस्टेंट होगा, और इस कांस्टेंट को हम कहेंगे KC। ठीक है, ये कहलाएगा साम्य स्थिरांक। क्या कहलाएगा? साम्य स्थिरांक। यहां पर KC एक साम्य स्थिरांक है। तो KC क्या हो गया? उत्पादों के ये उत्पाद थे ना हमारे, उत्पादों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के बराबर है KB। KC उत्पादों के सक्रिय द्रव्यमान का गुणनफल बटे अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान का गुणनफल, यह कहलाएगा KC। ठीक है, अच्छा, अब अगर रिएक्शन इसके बजाय, जरा समझना बात को, ये तो एक रिएक्शन आ गया, अगर इसके बजाय रिएक्शन में सबके आगे एक मोल लिखा होता, जैसे यहाँ A लिखा है, यहाँ B लिखा है, यहाँ C लिखा है, यहाँ D लिखा है, फिर मैं बात कर रहा हूँ ये छोटे छोटे, छोटा a छोटा b, यानी स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c स्मॉल d जो हमने लिखा वो क्या है? वो गैस के मोलों की संख्या है। ठीक, तो यहाँ पर RF जो होता वो a की पावर a हो जाता है, a की पावर a, यहाँ b की पावर b हो जाता। इसी प्रकार से ये भी पावर में बदल जाता है, यहाँ पर इसकी पावर c इसकी पावर d हो जाता, इसकी पावर c इसकी पावर d हो जाता। समझ रहे ना? तो यहां जो रिएक्शन आता है यहां भी क्या हो रहा था? पावर a, इसकी b की पावर b, c की पावर c, d की पावर d, ऐसे हो जाता। और तब हमारे पास क्या निकल के आता? c की पावर c, d की पावर d, a की पावर a, b की पावर b। ठीक है ना? स्मॉल a क्लियर है? तो अगर किसी समीकरण में मोल भी दिए हुए हैं, इक्वेशन में मोल अक्सर होते हैं, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। तब हम KC को क्या लिखेंगे? अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक KC है वो क्या होगा? वो होगा एक्टिव मास ऑफ C की पावर स्मॉल c इंटू एक्टिव मास ऑफ D की पावर स्मॉल d बटे एक्टिव मास ऑफ A की पावर स्मॉल a इंटू एक्टिव मास ऑफ B की पावर स्मॉल b। क्लियर? तो दोनों ही प्रकार की अभिक्रियाओं में साम्य स्थिरांक ऐसे निकाला जाएगा। अब बात उठती है कि ये साम्य स्थिरांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा विभिन्न कारकों का। तो एक बात जान लो, साम्य स्थिरांक पर ताप का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे जैसे अभिक्रिया का मतलब ताप का तो खैर ये देखा जाएगा कि किन परिस्थितियों में है अभिक्रिया हो रही है, उस पर देखेंगे। साम्य स्थिरांक आ जाने के बाद साम्यावस्था पर अभिकारक और उत्पाद की सांद्रताएं निश्चित हो जाती हैं, स्थिर हो जाती हैं। उत्प्रेरक डालने पर, जैसा आपने बताया था कि अगर जो वेग स्थिरांक था, वेग स्थिरांक में उत्प्रेरक डाल दे तो वेग स्थिरांक बढ़ जाता था, लेकिन साम्य स्थिरांक में उत्प्रेरक डालने पर साम्य स्थिरांक में परिवर्तन नहीं होता। क्यों? क्योंकि उत्पाद और अभिकारक की सांद्रताएं स्थिर होती हैं। इज इट क्लियर? तो ये था साम्य स्थिरांक। इसके आगे चर्चा हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो लंबा ना होने पाए, ज़्यादा देर में तुम लोग ऊबो नहीं, इसलिए छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूँ। कोशिश करो कि इनके नोट्स बनाओ, लिखो, समझो। किताब में तमाम किताब मार्केट में उपलब्ध हैं। डॉक्टर KN शर्मा की किताब उपलब्ध है, डॉक्टर P बहादुर की किताब उपलब्ध है, डॉक्टर मांगलिक की किताब उपलब्ध है। किसी भी एक बुक के साथ तुम बैठ जाओ, पुरानी किताब हो नई किताब हो, इसको लेकर बहुत टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी किताब को लेके बैठोगे, मैं जो पढ़ा रहा हूँ तुम्हें उस किताब में मिल जाएगा। NCERT में भी मिलेगा। NCERT में थोड़ा सा क्लिष्ट भाषा में है,
अगर समझ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई एक हेल्पिंग ग्रुप अरेंज कर सकते हो। इज इट क्लियर? ओके, थैंक यू।